हेलो दोस्तों, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और अनबैलेंस्ड को बैलेंसिंग करना भी हम सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अब समझते हैं ये केमिकल इक्वेशन क्या है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है। अभी तक हम बात कर रहे थे केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन की। अब एक नया टर्म आ गया, इक्वेशन। ठीक है, अब मैथ्स अगर किसी को पता होगी तो मैथ्स में आप लोग क्या बोलते थे, 4x + 5 = 10। इस तरीके की स्टेटमेंट को हम क्या बोलते थे, इक्वेशन, जिसमें बीच में कुछ इक्वल टू होता था जो बताता था ये इसके बराबर है। ठीक है, इसको इक्वेशन बोलते थे। बिल्कुल केमिस्ट्री में इसी तरीके से जब आपके पास शुरुआत में कुछ होगा और वो चेंज होकर के बाद में कुछ बन जाएगा, बीच में एक एरो का साइन होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक, अगर उस एरो के दोनों साइड जो चीजें हैं वो केमिकल्स होंगी तो इसका नाम क्या रख देंगे, केमिकल इक्वेशन। यहां तक ठीक है। अब समझते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि एक केमिकल चेंज को सिंबल्स और फॉर्मूले की मदद से एक्सप्रेस करता है। अब इसमें एरो के पहले जो दिया रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के बाद में जो दिया होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो अगर यहां पर बताना हो तो जिंक और H2SO4 मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों क्या है, ये है रिएक्टेंट। ठीक है, और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस यहां पर क्या है, प्रोडक्ट। ठीक, ये एक केमिकल चेंज को दर्शा रहा है। ठीक, तो यहां पे क्या पता चला, व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म्ड। इसको जब हम एक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिख देते हैं तो हम इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसके पहले जो लिखा है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और इस एरो के बाद जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन दो तरीके का होता है। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं, यहां पर एक केमिकल इक्वेशन है, देखो जिंक रिएक्ट हुआ H2SO4 के साथ, बनाया जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। बिल्कुल वही रिएक्शन है जो मैंने पिछली स्लाइड में लिया था। एक बार यहां पर ना एक काउंटिंग करते हैं। क्या करते हैं, एक काउंटिंग करते हैं जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन की। ठीक है, एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पर सारे एलिमेंट्स के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाए हैं। यहां पर मैं लिख रहा हूं रिएक्टेंट साइड और यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट साइड। अब काउंट करो, जिंक कितना है, 1, उस तरफ जिंक कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है, ये देखो 2 और उधर भी 2, तो इधर भी 2 और इधर भी 2। सल्फर कितना है, इस तरफ 1, उस तरफ भी 1, और ऑक्सीजन कितना है, यहां 4 और यहां भी 4। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि रिएक्टेंट साइड जितने एटम्स थे हर एक एलिमेंट के, प्रोडक्ट साइड भी उतने ही एटम्स हैं। ठीक है, मतलब जिंक का 1 एटम अगर रिएक्टेंट में था तो जिंक का 1 एटम प्रोडक्ट में है। हाइड्रोजन के 2 एटम अगर रिएक्टेंट साइड थे तो हाइड्रोजन का 2 एटम प्रोडक्ट साइड है। और इसी तरीके से सल्फर और ऑक्सीजन भी मैच हो रहा है। मतलब सिर्फ रीअरेंजमेंट हुआ, कोई किसी और के साथ जुड़ा हुआ था, अब किसी और के साथ जुड़ गया, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स कांस्टेंट हैं हर एक एलिमेंट के। इस तरीके के रिएक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अगला तरीके का केमिकल इक्वेशन देखते हैं, H2 रिएक्ट्स विद O2 टू फॉर्म H2O। ठीक है, H2 जो है वो O2 के साथ मिलके क्या बना लिया, H2O। देखते हैं, H है, O है, रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड कितना हाइड्रोजन है, 2, प्रोडक्ट साइड भी कितना है, 2, रिएक्टेंट साइड कितना ऑक्सीजन है, 2, प्रोडक्ट साइड कितना ऑक्सीजन है, 1। अब 1 ऑक्सीजन कहां गया। ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ हम उसका फॉर्म बदल सकते हैं। लेकिन यहां पर तो भैया 1 एटम गुम गया, घूमने चले गया 1 एटम, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, एटम को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिगड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कारण इस तरीके का जो केमिकल इक्वेशन है इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बना सकता है,
बिल्कुल बना सकता है। क्या वाटर का फॉर्मूला H2O ही होता है? हाँ होता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना लेंगे, जिसको हम यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हम इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में डिनोट कर दिए हैं। ठीक, इस चीज को समझते हैं। इस चीज को समझने के लिए मान लीजिए ये था हाइड्रोजन H2 के मैंने 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, ठीक है, ये एक H2 है, ये एक H2 है, ये इंडिविजुअल H है, H है, H है और H है। इसका मैंने रिएक्शन कराया O2 के साथ। किसका रिएक्शन कराया? किसके साथ? O2 के साथ मैंने रिएक्शन करा दिया। ये इंडिविजुअल O है, ये इंडिविजुअल O है, ठीक। और बना क्या? 2 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। क्या बना है? 2 वाटर का मॉलिक्यूल बना है, जो कि कुछ इस तरीके का है, ठीक। तो अब देखो, ये तीनों आपस में कंबाइन हो गए और ये बना लिया, ये तीनों आपस में कंबाइन हो गए और ये बना लिया। तो क्या इस केस में कोई एटम का लॉस हुआ? क्या कोई आया और मतलब क्या कोई मैटर लॉस्ट हो गया? क्या यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जुड़ रहा है? देखो, हाइड्रोजन 4, इधर 1 2 3 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर के 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है? इमेजिन हो रहा है? इस रिएक्शन में अगर आप गिनोगे तो हाइड्रोजन कितना है रिएक्टेंट साइड? 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इधर कितना है? तो 2 2 4। ऑक्सीजन कितना है? 2, और इधर 2 × 1 2। तो देखो मैच हो गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन था, एक्चुअली कौन सा रिएक्शन अनबैलेंस्ड था? H2 + O2 गिव्स राइज टू H2O। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? अनबैलेंस्ड रिएक्शन। और ये मैंने अनबैलेंस्ड रिएक्शन को किस में बदल दिया? बैलेंस्ड रिएक्शन में। और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के कुछ और अपन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें प्रैक्टिस करना है, यहां पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, Mg + H2O गिव्स राइज टू MgOH होल ट्वाइस। इसको पढ़ते कैसे हैं? MgOH होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन, ठीक। इसको बैलेंस करना है, ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे। सबसे पहले यहां पर मेटल्स के नाम लिख लेंगे, एलिमेंट्स के नाम लिख लेंगे, Mg, H और O। इस तरफ Mg कितना है? यहां पर रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। अपन इस तरीके से बैलेंसिंग करेंगे। बाद में जब आपको पूरी तरीके से बैलेंसिंग आ जाएगी तो आप ये टेबल स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो Mg कितना है? 1, उस तरफ कितना है? 1, ठीक। इसको थोड़ा सा साइड में लिख लेता हूं, 1 1। H कितना है? तो 2, उस तरफ H कितना है? तो ये 2, H इस 2 से भी 2 इस H से भी मल्टीप्लाई होगा, O से भी। तो 2 यहां पर हो गया और 2 यहां पर हो गया, तो H कितना है? 4। देखो गड़बड़ी हो गई, मैच नहीं हुआ, ठीक है। इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? 1, और इस तरफ कितना ऑक्सीजन है? ये 2 × 1 2, ठीक। तो 2 ऐसी चीजें हैं जो कि बैलेंस नहीं है, वो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब सबसे पहले क्या करते हैं? हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बाद में बैलेंस करते हैं, जो बच जाता है पहले उसको बैलेंस करते हैं। तो बचा हुआ चीज क्या है? Mg। तो Mg तो पहले से बैलेंस्ड है, ठीक। तो नेक्स्ट चीज को बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट चीज को बैलेंस करने के लिए लेट अस टेक कि मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करता हूं। अब अगर मैं यहां पर एक 2 कर दूं, 2 मतलब वाटर के 2 मॉलिक्यूल, जैसे ये वाटर का मान लो 1 मॉलिक्यूल था, ठीक है, दिस इज HOH। तो ऐसे ऐसे 2 ले लो, तो ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हो गए। इमेजिन हो रहा है 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैसा है? तो मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ले लिए। तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4, मतलब बेसिकली 2 × 2 4, ठीक। चलो एक बार फिर से पूरा करते हैं। मैग्नीशियम अब कितना हो गया? ठीक है, तो मैग्नीशियम है 1, उधर कितना है? 1। हाइड्रोजन कितना हो गया? तो 2 × 2 4, उधर कितना है? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 × 1 2, और इधर कितना है? 2। अब देखो क्या ये फिगर मैच हो रहा है? ये 1 इस 1 से मैच हो गया, ये 4 इस 4 से मैच हो गया, और ये वाला 2 इस 2 से मैच हो गया। तो क्योंकि सारे नंबर्स मैच हो गए, इसलिए हमारा जो इक्वेशन है, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और
एंड हाइड्रोजन गैस। ये जो रिएक्शन है अब हमने इसको क्या किया, मतलब अनबैलेंस्ड इक्वेशन से बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 या 2 या 3 इक्वेशंस दे देता है, बोलता है इनको बैलेंस करके दिखाइए। ठीक, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाए। क्वेश्चन है KClO3, इसको हमने चेंज कर दिया KCl में और O2 में। ठीक है, तो बोलता है भैया इसको बैलेंस कर दो, तो रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। ठीक, कौन कौन से हैं, K है मतलब पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। ठीक है, गिनते हैं। पोटेशियम इधर कितना है 1, उस तरफ कितना है 1, क्लोरीन कितना है 1, उस तरफ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 3, उस तरफ कितना है 2। अब इसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं, तो 3 को 2 और 2 को 3 तो नहीं बना पाएंगे। ठीक, 2 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो 3 नहीं बनेगा, 3 को कितने से भी मल्टीप्लाई कर लो 2 नहीं बनने वाला है। तो एक काम करते हैं, इसको 6 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 6 कैसे बनेगा, अगर मैं इस इक्वेशन को, ठीक है, ऊपर जो यहाँ पे ये KClO3 है, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और ये वाले मॉलिक्यूल को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन मैच हो जाएगा। 3 × 2 6, 3 × 2 6। ठीक, एक बार फिर से हिसाब करके देखते हैं, लेकिन हिसाब शुरू से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब पोटेशियम कितना हुआ, तो अब पोटेशियम भी चेंज हो गया 2, उस तरफ अभी भी कितना पोटेशियम है 1, क्लोरीन कितना हुआ 2, उस तरफ अभी भी कितना है 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 3 2 6, उधर कितना हो गया 3 2 6। तो भैया ऑक्सीजन तो सॉल्व हो गया, बट दिक्कत यह है कि अब पोटेशियम और क्लोरीन मैच नहीं हो रहा है। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा रुका हूं आप लोगों के लिए, फटाफट मुझे ये बताओ कमेंट करके कि अब कैसे बैलेंस कर सकते हैं। कुछ आ रहा है दिमाग में, ठीक है, कुछ मन में आ रहा है कि सर ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा मैच। सोचो जल्दी से। तो क्या करेंगे हम, ये जो KCl है इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर से हिसाब करके देखते हैं, इधर K 2, उस तरफ K 2, Cl 2, उधर Cl 2, ऑक्सीजन 6 और इधर भी ऑक्सीजन 6। तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन, 2 KClO3 dissociates into 2 molecules of KCl and 3 molecules of ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब आज आपको क्या करना है, एनसीईआरटी खोलना है। एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारे अनबैलेंस्ड इक्वेशंस दिए हुए हैं एक्सरसाइज में पीछे, उन सबको आपको बैलेंस करके देखना है। ठीक, जो भी डाउट होगा मेरे से नेक्स्ट क्लास में आकर के पूछना, कमेंट सेक्शन में डालना, मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा और आपको बताऊंगा कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमने बैलेंस्ड इक्वेशन में चेंज करना सीख लिया है। अब समझते हैं दोस्तों कि क्या क्या फायदे होते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यूज करने के, एक केमिकल इक्वेशन को यूज करने के क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, सबसे पहला फायदा रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है। ठीक है, दूसरा फायदा टाइम और स्पेस बचती है। अब ये दोनों को मैं एक साथ समझाता हूं। मान लो आपको लिखना है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप कॉपी पेंसिल रखे हो ना, लिख के देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और वहीं पे दूसरी साइड लिख करके देखो Mg प्लस O2 गिव्स राइज टू MgO। अब देखो कौन सा आसान पड़ता है। तो ये एक लैंग्वेज है, बेसिकली सिंबल्स की लैंग्वेज। अगर आप ये लिखना सीख जाओ तो क्या होगा, पहली चीज आसान हो जाएगा, दूसरा चीज टाइम बचेगा, तीसरी चीज स्पेस भी बचेगी, थोड़ी जगह में लिख सकते हैं। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, अगर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, तो कितने रिएक्टेंट को यूज करना है, इस चीज को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो ये देखो अब ये बैलेंस हो गया। ठीक, और यहां पर हमको ये पता चल गया कि हम 2 मॉलिक्यूल मैग्नीशियम को 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के 2 मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप मोल कॉन्सेप्ट नाम का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझते होगे तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड चाहिए तो कितना ग्राम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन साथ रिएक्शन कराना पड़ेगा। तो ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए बहुत इजी पड़ता है। थर्ड है द सेम केमिकल सिंबल्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मान लो भैया एक चीनी साइंटिस्ट, एक रशियन,
ठीक है, और एक इंडियन साइंटिस्ट और एक अमेरिकन साइंटिस्ट, चारों एक साथ बैठ गए, ठीक, और चारों साइंटिस्ट मिल करके और साइंस डिस्कस कर रहे हैं, केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब एक ने बोला कि भाई मैं कार्बन से रिएक्ट कराऊंगा, उसने कार्बन का सिंबल C लिखा, ठीक। अब मान लो चीनी वाले ने कुछ इस तरीके का साइन बना दिया, बोला भैया ये कार्बन है, ठीक है, और रशियन वाले ने कुछ और लिख दिया, मान लो उसका C ये है, ठीक है, मुझे पता नहीं है, मैंने रैंडमली कुछ सिंबल बना दिया। अब भैया कितना मुश्किल हो गया साथ में पढ़ना, साथ में समझना, ठीक है। तो अगर इंटरनेशनली कुछ कॉमन सिंबल्स यूज होंगे हर जगहों पर तो इसको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। तो यहां पर क्या बोल रहा है, सेम सिंबल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में यूज किए जाते हैं, इसीलिए साइंटिस्ट जो हैं उनको किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं होती है केमिकल इक्वेशन को समझने में। अगर आपका कोई जान पहचान का हिंदी मीडियम में पढ़ता होगा ना तो उससे पूछना, भाई तुम कार्बन को C लिखते हो कि कार्बन का क लिखते हो, तो तुम्हें पता चलेगा वो भी कार्बन के लिए C ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें कार्बन का सिंबल C डिसाइड किया गया है। तो इसीलिए जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो हम सिंबल्स की मदद से लिखते हैं, ठीक है। यहां तक का फंडा क्लियर है, समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कोई ऐसी चीज है जो हम अपने केमिकल इक्वेशन में अभी नहीं बता रहे हैं? क्या कुछ कमी रह गई हमारे केमिकल इक्वेशन में? तो उन कमियों को हम बोलेंगे लिमिटेशंस, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन की क्या लिमिटेशन है इस चीज को समझते हैं। सबसे पहला है, अ केमिकल इक्वेशन डज नॉट इंडिकेट द फिजिकल स्टेट। अब ये फिजिकल स्टेट क्या होता है कि मतलब एक सब्सटेंस सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, इन चीजों का पता नहीं चल रहा है, ठीक। वापस आके देखते हैं। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या आपको इसको देख के पता चल रहा है कि मैग्नीशियम सॉलिड था कि लिक्विड था कि गैस था? ऑक्सीजन यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में थी कि लिक्विड फॉर्म में थी कि गैसियस फॉर्म में थी? कुछ पता चल रहा है? तो ये उसकी क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। अगला, इट डज नॉट इंडिकेट, ये चीज इंडिकेट नहीं कर रहा है वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। वेदर हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड, ये चीज पता नहीं चल रही है कि हीट जो है वो इवॉल्व हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, ये चीज पता नहीं चल रही है, ठीक है। अगला, ये चीज नहीं बता रहा है कि किन कंडीशंस के अंदर वो रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब सोचने वाली बात है, हवा में तो ऑक्सीजन भी है, हवा में तो हाइड्रोजन भी है, मिलके पानी क्यों नहीं बना लेते ये लोग? तो क्या कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बनाएगा? अगर हाँ तो क्या है वो? तो क्या इस एक रिएक्शन को देख करके पता चल रहा है वो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? तो किसी चीज का आइडिया नहीं लग रहा है। प्रेशर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, क्या किसी कैटलिस्ट मतलब कोई स्पेशल सब्सटेंस जो कि हेल्प कर रहा है रिएक्शन को कराने में, ऐसा कुछ चीज की जरूरत है कि नहीं है, ये चीज पता नहीं चल रही है। तो इस चीज को कैसे कर सकते हो? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। अब कल के वीडियो में हम क्या करेंगे, कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हम इन लिमिटेशंस को दूर कैसे कर सकते हैं, और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि किस किस तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकें। पूरा 10th क्लास हम मजेदार तरीके से फिनिश करने वाले हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं एक्सपेरिमेंट्स भी करके दिखाने वाला हूं। आपकी बुक के जितने एक्सपेरिमेंट्स हैं लगभग सारे एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाऊंगा। हम उसको एक्सपेरिमेंटली भी समझेंगे कि क्या चीज हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक। पहले कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स को समझते हैं, फिर उनके प्रैक्टिकल पार्ट्स को भी समझेंगे। तो अपने सारे दोस्तों को इस जर्नी में हमारे साथ जोड़ लीजिए और उन्हें भी बताइए कि भाई एक इस तरीके का लेक्चर आया है जहां पर हमें सब चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, ठीक है। बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।